बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक उस्ताद, एक एजुकेशनिस्ट, एक टीचर मौजूद हैं, नासिर जमाल खटक साहब, who is a PhD doctor and he has a postdoc in literature. Thank you so much sir for your time. Critical thinking और creative thinking के बारे में सर आपने बात की, मुझे सर इसके डिफरेंस को थोड़ा इजी अल्फाज में अगर आप इलाबरेट कर सकें। क्रिटिकल थिंकिंग मेरे ख्याल में इस तरह है कि जब दो बज़ाहिर मुख्तलिफ वाक़यात या चीज़ों या बातों के दरमियान जब आप एक रिश्ता बनाते हैं और उन दो मुख्तलिफ वाक़यात या बातें या इवेंट्स या जो हरकतें हैं या रवैये हैं आप उनको आपस में जोड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और ये कि जो इस तरह चीज़ें हैं अब जो हो रही हैं, पहले अच्छी थी अब अच्छी हैं, या पहले बुरी थी अब अच्छी हुई, या पहले अच्छी थी अब बुरी हुई, या पहले बुरी थी अब अच्छी हुई है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो मेरे ख्याल में क्रिटिकल थिंकिंग हम इसको कहेंगे कि जब हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं तो कि लोग क्यों क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और लोगों की जिंदगी में तकलीफ क्यों है, कैसे है, कहां से आया, पहले था आइंदा आएगा, पहले नहीं था तो अब क्यों है, पहले था और अब नहीं है तो अब क्यों नहीं है, और अगर आइंदा हमने इससे बचना है तो कैसे बचना है। तो इस तरह की बातों पे मेरे ख्याल में when we focus on such things then we perhaps are in the realm of critical thinking. Creative thinking ये होगा कि जैसे कुछ है, जैसा भी है, उसको देखते हुए हम क्या नया कर सकते हैं, क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं है कि किसी के भले या अच्छाई या बुराई के लिए हो, अमूमन उम्मीद है कि भलाई के लिए होगी, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि जी हम बजाय ये कि किसी से उधार लिए गए ख्यालात को आगे बढ़ाएं, हम अपने मसाइल को देखते हुए अपने ख्यालात जनरेट करें और उन ख्यालात को इस अंदाज में देखें कि क्या ये मेरी जाती राय है या ये कुछ ऐसे टच स्टोन पे, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स पे मेरे राय या मेरे ख्यालात पूरे उतरते हैं कि जिसकी वजह से बंदा कह सकता है कि वाकई अगरचे ये एक जाती राय है लेकिन इस एक जाती राय के साथ बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी कर सकेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि जी ये बंदा तख्लीकी सोच लाया है। तो तख्लीकी सोच तो ये भी हो सकती है कि मसलन हम कहते हैं कि जी मुख्तलिफ होगा ना, कि जी सब लोग रास्ते के बाएं तरफ जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हम मुख्तलिफ होना चाहते हैं, हम दाएं तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर हम जैसे पेशावर में उमूमन या पाकिस्तान की अक्सर सड़कों पे लोग गलत सिमत से आ रहे होते हैं, तो बज़ाहिर मैं कह सकूं कि मैं एक नया काम कर रहा हूं, तो दैट कैन बी डेंजरस। तो अब जो मैंने कहा कि जो मैं नया काम कर रहा हूं या जो नया काम करना चाहता हूं उसको मैं कैसे अपने टाइम और स्पेस में, मकान और ज़मान में कैसे उसको कंटेक्चुअलाइज करता हूं कि जिसकी वजह से मैं पहले से मौजूद चीजों के पीछे या उनके होने या उनके वाक़या होने या उनमें जो कुछ हो रहा है उनके पीछे जो उसूल है उनको मद्देनजर रखते हुए उन्हीं उसूलों को नए ज़मानो मकान के मुताबिक ढालूं और नया काम करूं, तो फिर मैं कुछ नया तख्लीकी काम कर रहा हूं। सर क्या ये कहना सूटेबल होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए? बिल्कुल, आप एक लिहाज से कह भी सकते हैं। शायद क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के बगैर हम न किसी मसले का डायग्नोसिस कर सकेंगे और अगर डायग्नोज नहीं कर सकते तो हम उसको क्योर भी नहीं कर सकेंगे। जी सर, आज की यूथ को रिगार्डिंग द कनेक्शन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हुए देखा जाता है। हम बयान अपने मसलों को बहुत अच्छा करते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक सर्वे करने निकले माइक लेकर बाहर तो हर बंदा आपको 10,000 मसले गिनवा देता है, लेकिन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सोच रिक्वायर्ड है खासतौर पर सर उसको कैसे बेदार किया जाए? हम जो मसला आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपने कहा, वो भी तब आइडेंटिफाई कर पाते हैं अगर हमारा अपना वो मसला हो। अगर आपका हो तो मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। तो ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हम एक बड़े ही प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट को यूज करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं मसले को कि मुझ पे बीती तो मैं जान गया, क्या मुझे किसी और पे बीते हुए से जानकारी है या जो बीती नहीं है, क्या मुझ में ये इस्तिताअत है, ये कैपेसिटी है
कि जो अब तक हम पे बीती नहीं है, उसके बारे में भी मैं कह सकता हूं कि जी इस तरह हम पे बीतीगी और उसके शायद ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम, जिसको आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहा, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन शायद इतना नहीं है, ये मसले की मौजूदगी को मानना है और मसले की मौजूदगी को मानना है। अब मैं अगर ये मानूं या ना मानूं, इस कमरे में लाइट है और ठीक ठाक प्लेजेंट टेम्परेचर है और हम 4-5 बंदे बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूँ और खामोशी है, तो मैं मानूं या ना मानूं ये हकीकत है। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में मसाइल हैं और अगर मैं मानूं या ना मानूं वो मसाइल है। रिकॉग्नाइज मैं तब करूंगा, आइडेंटिफाई मैं तब करूंगा जब मुझे ये भी पता हो कि ये मसला आया क्यों, ये पहले था, अगर पहले नहीं था तो अब क्यों आया, और अगर पहले था तो क्या पहले से खराब हुआ है या अच्छा हुआ है या पहले से ज्यादा हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इससे मुझे क्या फायदा या नुकसान है इसके होने से, और ये मसला मेरा मसला है या ये मसला किसी ने मेरा मसला बना दिया है जी। तो या मुझे मसाइल में इसलिए घेर लिया गया है ताकि मैं वो जो वाकई मसले हैं उनकी तरफ देखूं ही ना, मुझे वो जो नॉन इश्यूज हैं वो मसले नजर आए। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभार कि जैसे एक वाक्य इसलिए होता है कि पिछले वाक्य से हमारी, हम बिल्कुल उससे नजर हट जाए, और जब हम दूसरे वाक्य को देखने लगते हैं तो तीसरा इसलिए हो जाता है कि हम दूसरे को देखना वो कर दें। तो दैट इज नॉट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, दैट्स एक्चुअली सेंसरी लेवल पे हम उनको एक्नॉलेज करते हैं कि जैसे बड़ी प्यारी सी स्मेल आ रही है, तो बस यहां तक हो गया बात। अब ये स्मेल कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, ये स्मेल पहले थी नहीं थी, ये हर जगह पे इसी तरह प्लेजेंट स्मेल है, ये इस कमरे में है सिर्फ, अगर इस कमरे में है तो इस कमरे में क्यों है, उस कमरे में क्यों नहीं है, ये हमारी वजह से ये स्मेल छोड़ी गई है या ये स्मेल हमसे पहले हमारे आने से पहले ये छोड़ी गई किसी और की वजह से, या क्या ये वाकई जो स्मेल है प्लेजेंट है या कुछ प्लेजेंट के पीछे किसी चीज को छुपाया गया है, तब फिर हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब तो हम बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बंदा जो सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, उसको बारिश के होने का एहसास तब होता है जब वो बाहर निकल के उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो हमारे मसाइल हमें इतना गीला कर देते हैं, हम न सुनते हैं न देखते हैं। सर आज के दौर में जब चूंकि रियलिटीज इतनी मैनिपुलेट की जा रही है, जैसा आपने कहा, आप बीती ना हो तो जानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स के इस दौर में आजकल हर मसला इम्पोज किया जा रहा है, जैसे आपने कहा पिछले मसलों को भुलाने के लिए अगले मसले बताए जा रहे हैं। तो सर आज के दौर में हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को एक उस्ताद होने की हैसियत से आप क्या मशवरा देंगे, क्या नसीहत करेंगे तो अपने आप को कैसे इन मसाइल से महफूज रख सकते हैं? एक तो है कि नसीहत करना तो बहुत फजूल काम है वो इसलिए कि इसका मतलब है कि मैं इतना होशियार हूं कि मुझे न सिर्फ अपनी जिंदगी के सारे गुर आते हैं, मुझे उन लोगों की जिंदगी को कामयाबी से गुजारने की भी गुर आते हैं मुझे मिला। अक्लमंद को इसकी जरूरत नहीं होती और बेवकूफ इस पे अमल नहीं करता, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो बेवकूफ कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नसीहत करना फजूल है। नहीं वाकई मैं आई मीन इट, मैं तंज नहीं कर रहा, सारे होशियार हैं, हर एक ये समझता है कि उसकी राय ही ठीक की राय है, और अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते हैं तो मैं आपको मरने मारने के लिए तैयार हूं। तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे को मरने मारने के लिए तैयार हो, इसका मतलब यह है कि उसको अपनी राय न सिर्फ ठीक लगती है बल्कि इतनी ठीक लगती है कि वो इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा है। तो मुझे तो मेरे पास तो कुछ नहीं है नसीहत करने का। उस्ताद की हैसियत से मैं कुछ शेयर करूं which is absolutely not imperative on anybody to even pay attention to। मैं एक सवाल अपने आप से पूछूं कि अगर मेरी 20-22 साल उम्र है, जो स्टूडेंट की एवरेज एज होती है, इससे ज्यादा है या कम है, इसमें एक ऐसा काम मैंने किया है तो मैं फख्र से अपने आप को बता सकूं कि मैंने ये किया, और जिसकी वजह से किसी और इंसान की जिंदगी में अगर तकलीफ कम नहीं हुआ तो कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ। तो अंदर देखते ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, अंदर कहीं कुछ है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं। मैं अपने आप से सवाल नहीं पूछता, तो मेरे ख्याल में मुझे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी 20-22 साल उम्र है तो मैं अपनी जिंदगी का 1/4 हिस्सा गुजार चुका हूं, अगर मैं 80-88 तक जिंदा रहता हूं, और अगर 1/4 जिंदगी मैं गुजार चुका हूं। बाज लोग तो 21-22 साल की उम्र में क्या कर लेते हैं, मैंने अपनी 21, 20, 22, 23 साल जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो दुनिया को तो छोड़े ना, मैं अपने आप को फख्र से कह सकूं ये मैंने किया है, और इसकी वजह से और लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ कम हुई है या ज्यादा नहीं है। एकेडेमिया में
क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से और इस किस्म के एटीट्यूड की डेवलपमेंट के हवाले से क्यों गैप है? वो इसलिए कि हम नौकरियों की तलाश में। तो एकेडेमिया में अगर सिर्फ नौकरी करनी है, मैं ये कम से कम तक वक्त गुजारूंगा, मैं क्लास में भी खड़ा रहूंगा और पढ़ाऊंगा भी बज़ाहिर वही जो मेरे उस्ताद से मैंने सीखा, जो मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से सीखा, जो उसके उस्ताद ने उससे सीखा, तो और जिसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स भी बड़े खुश होंगे कि जी उस्ताद जो हमें पढ़ाता है बस वही एग्जाम में आता है, क्योंकि जो उस्ताद पढ़ाते हैं जिंदगी तो वही है। तो अगर अब बदकिस्मती से हमारी इदारों में इस तरह के असातिज़ा हैं कि जो ये समझते हैं और जिनके स्टूडेंट भी ये समझते हैं कि जो उनके उस्ताद को पता है बस वही है सारा इल्म, अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल ये है कि हम उस किश्त में बैठे हैं जहाँ पे मैं उस्ताद की हैसियत से यकीन रखता हूँ कि जो कुछ मुझे आता है बस वही कुछ है जानने के लिए, इसके अलावा अगर कुछ और है तो वो गलत है। तो मेरे स्टूडेंट्स को यही याद करना चाहिए तोतों की तरह, और उससे कुछ भी सवाल पूछा जाए उस तरफ जवाब में वही कुछ कहें जो मुझसे बताया गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, आप मुझे कहते हैं आप फलानी जगह के हैं, जो वाकई ठीक होगा। मैं आपसे मैंने पूछा भी नहीं। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका नाम, आप कौन सी जगह के हैं, तो आप मुझे बता रहे हैं कि आपने फलानी डिग्री ली है। तो अगर हम ऐसे असातिज़ा हैं जो मुझे पता है उसको मैं इल्म का इत्माम समझता हूँ कि वही बस इल्म है सारा जो मुझे पता है, तो फिर तो God bless those students whom I teach, and God bless those people who are my colleagues, because I'm likely to be very, very violent, because ये एक seminal level पे violence का symptom है। सिर्फ वक्त की बात है, मेरी लात किसी की कमर पे पड़ेगी या मेरा हाथ किसी की कमर पे पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इन्फिनिट चीज को, इल्म इन्फिनिट चीज है, उसको मैं फिनिटाइज करता हूं, मैं वायलेंस कमिट कर रहा हूं। और चूंकि मुझे वायलेंस की क्लैरिटी नहीं है कि वायलेंस है क्या, वायलेंस क्या है, वायलेंस एक महदूद चीज को लामहदूद करना या लामहदूद चीज को महदूद करना। अगर मैं डीपर लेवल पे ये कर रहा हूं, बस सिर्फ वक्त की बात है जब मेरा हाथ आपकी गर्दन पे पहुंचेगा। क्योंकि अगर मैं ये सोचने लगूं कि जो कुछ मुझे सिखाया गया वही सच है और वही ठीक है, और मुझे ये भी पता नहीं है कि और लोग भी हैं जिनको कुछ मुख्तलिफ सिखाया गया है, वो भी ठीक हो सकता है। Exactly. तो मैं तो आपको मारूंगा, मैं तो आपको मारना एक लिहाज से फखर समझूंगा। तो अगर हम इस तरह की क्लास में जहां पे उस्ताद अपने स्टूडेंट्स पे इस वजह से भी खफा होता है, गुस्से होता है कि वो क्लास में बैठे किस तरह है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, तो फिर क्या क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्या क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्या थिंकिंग होगी। क्रिटिकल क्रिएटिव को तो छोड़ो। हमारा मानना है कि नौजवानों के हाथ में मुस्तकबिल है, तो सेहत के हक में आप नहीं है, लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा मशवरा उनको दें, मैं बजाते खुद अगर अपने लिए आपसे कोई मशवरा मांगूं, तो क्या वो एक आदत होगी जो हमारे अंदर इन बुराइयों को खत्म करने में हमारे साथ हेल्प कर सकती? कोई ऐसा मामला, कोई एक ऐसा अमल मैं अपनी जिंदगी में ले आऊं कि मैं बतौर शागिर्द या बतौर उस्ताद अपने फराइज को समझ लूं। पूछे, सवाल पूछे, मेरा जवाब यही है आपके सवाल का कि स्टूडेंट को सवाल पूछना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल। बिल्कुल, ये क्यों है, कैसे है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है, और ये कब से है, और आपको कैसे पता है ये ऐसे है, और ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है, और वैसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, और अगर कोई और कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। जो पूछता है जवाब उसी को मिलता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम खामोशी को अदब या एहतराम के साथ इक्वेट करते हैं। खामोश तो कब्रिस्तान होता है, जिंदगी में तो शोर होता है। Exactly. शोर क्या होता है, शोर, अब अगर यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा है, टेम्परेचर, ये जो एयर कंडीशनिंग का है, Exactly. ये हमें शोर नहीं लग रहा है क्योंकि ये एक फ्लैट लाइन फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ये ऊंचा नीचे होने लगे, ये हमें बुरा लगेगा। बिल्कुल, इख्तिलाफ राय नहीं होगा तो ये बिल्कुल इसी तरह एक फ्लैट लाइन फॉलो करेंगे। आप कब्रिस्तान जाए, आपकी हर एक बात से वो लोग इत्तेफाक करेंगे। वो न चोरी करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न गुनाह करते हैं, न इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मसला है कि कुछ करते भी नहीं है। तो वो तो मर के कब्रिस्तान में है, हम कहीं जिंदा तो कब्रिस्तान में नहीं।
तो ये बातें हैं जिसके बारे में सोचना है, पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। डिसेंट इज नॉट रॉन्ग, डिसेंट इज नॉट बैड। इख्तिलाफ राय होना गलत नहीं है, इख्तिलाफ राय बड़ा हेल्दी चीज है। इससे वो सवाल भी समझने में मदद मिलेंगे जो शायद हमारे जहनों में आई भी नहीं है। अगर हम इस कमरे को सिर्फ उस अंदाज से डेकोरेट करें जिस अंदाज से मैं चाहता हूं, यहाँ पे बैठे हुए बाकी लोग अगर उनके साथ एग्री नहीं करते, they will be here but they will be uncomfortable. Makes sense. Exactly. तो सोच कैसे एक हो सकती है? Exactly. तो अब अगर हमारे यहाँ पे तो थोड़ी सी बात का इख्तलाफ हुआ तो उसको मिसिंग कर दिया, वहां पे इख्तलाफ हुआ तो उसको मिसिंग कर दिया। अरे अल्लाह के बंदे, आपको अगर इख्तलाफ नहीं चाहिए तो कब्रिस्तान में चले जाए। जिंदा लोग तो इख्तलाफ करेंगे, इख्तलाफ राय गलत बात नहीं है, इख्तलाफ राय तो अच्छी बात है, जिंदगी की अलामत है। टीचिंग के पेशे को बतौर पेशा अपनाना मुनासिब है या उसकी रूह कुछ और होनी चाहिए? अगर मुझे समझ आती इतनी तो मैं उस्ताद होता। अरे सर ये तो ज्यादती है। नहीं, ये हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो खुद भी पहुंचे हुए हैं, जो औरों को भी पहुंचाते हैं। सही। तो आप उनसे ये सवाल पूछे कि फलाने पेशे को क्या करना चाहिए, वो जब चले तो उनके दोनों पांव हिले या उनका एक पांव हिले। उनको पता है, आप यकीन करें, आप उनके पास जाएं, उनको अगर आप उनके साथ उनकी इस बात से इख्तिलाफ रखते हैं तो वो आपको नारा लगाते हुए पहुंचा देते हैं। Exactly. और अगर वो उन्होंने आपको गलत मारा है तो आप वहां जाएंगे जहां सब जाना चाहते हैं। Exactly. और अगर उन्होंने ठीक मारा है तो वो वहां जाएंगे जहां सब जाना तो हमने तो बड़े आसानी से नुस्खा हाय जिंदगी या नुस्खा हाय हयात पा लिए। तो मुझे तो पता नहीं है कि पेशे का क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा स्टूडेंट या मेरी स्टूडेंट मेरी क्लास में या मेरी डिपार्टमेंट में मेरी मौजूदगी की वजह से अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही है किसी भी सेंस में, मैं अपना काम नहीं कर रहा। अगर वो कंफर्टेबल फील कर रही है या कर रहा है और इस यकीन के साथ कि कुछ भी हो वो मुझे जज नहीं करेगा या वो मुझे will not give me those bad looks। मैं मिसाल के तौर पे मैं अंग्रेजी जुबान का उस्ताद हूं, लेकिन अंग्रेजी जुबान के उस्ताद होने की वजह से मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे हाजी साहब होने की वजह से लोग ज्यादा जानते हैं। और अल्लाह के बंदे, आप तो जिसके लिए आपको हुकूमत या यूनिवर्सिटी इतनी तनख्वाह दे रही है, आप उनको वो समझाएं। Exactly. अगर आप मेरे केमिस्ट्री की टीचर हैं, मुझे केमिस्ट्री समझाएं, मुझे फिजिक्स समझाएं, मुझे मैथमेटिक्स समझाएं। मैं कैसे बैठता हूं, किसके साथ बैठता हूं, बैठती नहीं, मेरे वालिदैन फैसला करेंगे, आप मेरे लिए फैसला न करें। तो हम, मेरे ख्याल में, उस्ताद अपनी नालायकी को छुपाने के लिए अखलाकियात का लिबादा ओढ़ लेते हैं। और चूंकि उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है उस्ताद हमेशा आपकी भलाई चाहता है। उस्ताद क्यों मेरी भलाई चाहता है? मेरी भलाई उस्ताद के ख्याल में इसमें है कि मैं क्या पहनूं, किसके साथ बैठूं, या मेरी भलाई इसमें है कि मैं उनसे